हेलो कक्षा 11 के विद्यार्थियों, मैं आप लोगों के लिए वार्षिक परीक्षा को देखते हुए जो चैप्टर नंबर है आपका द्रव्य के तापीय गुण, उसमें हम पढ़ते हैं ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार जो होता है वो होता है कि अपन किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो वो फैलता है। तो कोई भी पदार्थ जो होता है वो एकविमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय रूप में फैल सकता है। एकविमीय में फैलता है तो उसे अपन रेखीय प्रसार कहते हैं, और द्विविमीय में फैलता है तो उसे अपन जो है क्या कहते हैं, अपन क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं, क्योंकि द्विविमीय में लंबाई गुणा चौड़ाई और त्रिविमीय में फैलता है तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी आयतन, तो उसे आयतनीय प्रसार कहते हैं। तो जो ऊष्मीय प्रसार होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक होता है रेखीय प्रसार, एक होता है क्षेत्रीय प्रसार और एक होता है यहाँ पे आयतनीय प्रसार। रेखीय प्रसार में लंबाई में वृद्धि होती है, यानी अपन इसके लिए कोई छड़ लेंगे एल लंबाई की, अपन मान लेते हैं पहले एल नोट लंबाई की लेंगे। अगर एल नोट लंबाई की कोई छड़ है, जैसे ये छड़ है एल नोट लंबाई की, अगर अपन इसको डेल्टा टी तापमान देंगे यानी तापमान बढ़ाएंगे तो इसकी लंबाई बढ़ेगी। तो लंबाई बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, ये इसके रेखीय प्रसार गुणांक पर निर्भर करेगा। तो इसका रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है उसको अपन अल्फा से व्यक्त करते हैं। तो मान लेते हैं डेल्टा टी तापमान देने पर इसकी लंबाई जो बढ़ी वो अंतिम लंबाई एल हो जाती है। तो रेखीय प्रसार के सूत्र से जो एल का जो मान होगा वो होगा एल बराबर एल नोट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ पे अल्फ़ा जो आया है इसको अपन रेखीय प्रसार गुणांक बोलेंगे। उसी प्रकार अगर मान लो कोई प्लेट है ए नोट क्षेत्रफल की, यानी हम उसका क्षेत्रफल कितना मान रहे हैं ए नोट। ए नोट अगर अपन उसको डेल्टा टी तापमान देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। तो नया जो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है और जो नया जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए। तो ए जो है वो क्षेत्रीय प्रसार के कारण आया है। तो क्षेत्रीय प्रसार का सूत्र यहाँ पे ये बताता है कि ए बराबर ए नोट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी होता है, बीटा डेल्टा टी होता है। और इसके अलावा फिर अगर अपन कोई घनाकार वस्तु लें और उसके तापमान में डेल्टा टी वृद्धि करें तो क्या होगा, अगर डेल्टा टी वृद्धि करेंगे तो उसका एक नया आयतन आ जाएगा, वो होगा V। तो V आयतन प्रसार के सूत्र से जो होगा V बराबर V नोट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग मैंने यहाँ पे काम में लिए हैं, गुणांक काम में लिए हैं, एक अल्फ़ा बीटा और गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, यहाँ पे मैं आपको पहले इसके बारे में बता देता हूँ। अल्फ़ा जो है वो रेखीय प्रसार गुणांक है, यहाँ पे रेखीय प्रसार गुणांक, और बीटा जो है बीटा वो है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और गामा जो है वो है आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। ये तीनों है, ये तीनों है अल्फ़ा बीटा और गामा। अल्फ़ा बीटा और गामा ये तीनों गुणांक जो हैं हम यहाँ पे, तो अल्फ़ा जो है वो लंबाई के लिए है, किसके लिए है, लंबाई, ये क्षेत्रफल, और ये आयतन के लिए है। और यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न जो बनता है कि इनका मात्रक क्या होता है। तो इन तीनों का जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन इनवर्स। क्या होता है, केल्विन इनवर्स, या डिग्री सेंटीग्रेड में डिग्री सेंटीग्रेड का इनवर्स बोल सकते हो। अब हम अल्फ़ा बीटा और गामा इन तीनों में संबंध स्थापित करेंगे तो एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि अल्फ़ा बीटा और गामा में क्या संबंध होता है, या फिर प्रश्न बनकर आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि अल्फ़ा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर 1:2:3 होता है, 3 होता है। ये आपको सिद्ध करवाने के लिए कह सकता है। तो ये सिद्ध करवाने के लिए कह सकता है 1:2:3 होता है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर एक घनाकार वस्तु लेंगे। घनाकार वस्तु यानी जिसका एक फलक जो होगा जो वर्ग के आकार का होगा। किसके आकार का होगा, वर्ग, क्योंकि घन के अंदर क्या होते हैं, जो एक फलक जो होता है वो वर्ग के आकार का होता है, और घनाभ जो होता है उसके अंदर आयत के आकार का होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक घनाकार वस्तु लेंगे, और घनाकार वस्तु जो अपन लेंगे तो घनाकार वस्तु की प्रत्येक भुजा जो होगी उसकी लंबाई को हम यहाँ पे L0 मानेंगे। क्या मानेंगे, L0। तो L0 जब हमने माना
तो अगर हम उसके तापमान में वृद्धि करेंगे तो वृद्धि के कारण उस भुजा की अंतिम लंबाई जो होगी वो L हो जाएगी। अंतिम लंबाई कितनी हो जाएगी? L, यानी बढ़ गई। तो अपन उसको अलग नोटेशन से शो करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। यहाँ पे हम लगाएंगे रेखीय प्रसार का सूत्र। तो रेखीय प्रसार के सूत्र से L बराबर L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होगा। इसको अपन समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे, क्योंकि रेखीय प्रसार के सूत्र से अंतिम लंबाई का जो सूत्र आता है वो यही आता है, L बराबर L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसके बाद घन, तो घन का प्रत्येक फलक, घन का प्रत्येक फलक, और घन के अंदर कितने फलक होंगे? 6 फलक होंगे। जैसे अगर आप कल्पना करना चाहो, चौक का डब्बा होता है तो उसके 6 फलक होते हैं और वो एक घनाकार वस्तु की तरह होता है। तो अगर घन का प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल A0 मान लें, कितना मान लें? A0, और अगर डेल्टा टी तापमान में वृद्धि करी तो वृद्धि करने से क्षेत्रीय प्रसार होगा। क्षेत्रीय प्रसार का सूत्र क्या होता है? A बराबर A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी होता है। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। अब हमें क्या करना है? हमें संबंध स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित करने के लिए हमें तुलना करनी पड़ेगी। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? हम जो समीकरण नंबर 1 है उसका वर्ग करेंगे। अब आप सोच रहे हो कि वर्ग क्यों कर रहे हैं? तो देखो, वर्ग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और घन का प्रत्येक फलक जो होता है वो वर्ग के आकार का होता है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, यानी लंबाई गुणा लंबाई होता है। तो यहाँ पे हम अगर समीकरण नंबर 1 का वर्ग कर देंगे तो L का वर्ग L स्क्वायर हो जाएगा, L0 का वर्ग L0 स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो L स्क्वायर है इसको हम A बोलेंगे, क्योंकि ये अंतिम क्षेत्रफल हो जाएगा L गुणा L। जैसे इसको अगर मैं यहाँ समझाऊँ कि हमारे पास एक घनाकार एक वर्ग के आकार की प्लेट थी, इसकी प्रारंभिक लंबाई L0, ये भी L0 थी। जैसे हमने इसको तापमान दिया तो इसकी लंबाई जो हो गई बढ़कर ये L हो गई और ये L हो गई। तो प्रारंभिक जो क्षेत्रफल है वो A0 है और अंतिम क्षेत्रफल क्या है? A। तो A0 किसके बराबर हुआ? L0 स्क्वायर के। A किसके बराबर हुआ? L स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये करेंगे, L स्क्वायर को A लिखेंगे, L0 स्क्वायर को A0 लिखेंगे। तो क्या करते हैं हम? समीकरण नंबर जो 1 का वर्ग किया है वहाँ पर L स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? A लिखेंगे, L0 स्क्वायर की जगह A0 लिखेंगे, और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। यहाँ क्या करना है? यहाँ पे हम जानते हैं कि A प्लस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB होता है। इसका उपयोग करेंगे। तो A स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर बोले तो अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर और डेल्टा टी का स्क्वायर, प्लस 2A। A कितना है? 1, 2 का गुणा 1 से क्या? 2 ही आया, और अल्फा डेल्टा टी। यानी हमने क्या किया है? हमने यहाँ पर A प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र खोला है, तो हमारे पास ये मान प्राप्त हुआ। अब अल्फा के ऊपर घात 2 लग रही है। अल्फा के ऊपर कितनी लग रही है? घात 2। तो हम अल्फा के मान, क्योंकि अल्फा का जो मान आता है वो छोटा आता है, अल्प आता है, अगर उसका और वर्ग कर देंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। तो और छोटा हो जाएगा इसका मतलब वो गणना करने के लायक नहीं है, नगण्य है। तो हम यहाँ पे अल्फा का मान अल्प होने के कारण जो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर दे रखा है उसको अपन नगण्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे? नगण्य। तो यहाँ नगण्य माना तो क्या प्राप्त हुआ? A बराबर A0 1 प्लस, ये तो नगण्य हो गया, इसका मतलब इसका मान कितना हो गया? 0। तो इसको लिखेंगे नहीं अपन, तो ये 0 हो गया। क्या बचा? 2 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो A बराबर A0 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी प्राप्त हुआ। इसको अपन दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब हमें संबंध बताना है, तो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 की तुलना करेंगे अपन, क्योंकि हमने समीकरण नंबर 2 भी A के रूप में है और समीकरण नंबर 3 भी A के रूप में। देखते हैं दोनों में क्या तुलना करने पर क्या प्राप्त होता है। तो तुलना करिए हमने 2 और 3 की। तो 2 वाले समीकरण को आप देखो, यहाँ पे ये 2 वाला ये रहा और 3 वाला ये रहा। तो 2 को देखा तो 1 की जगह तो A ही है, बराबर A0 की जगह A0 है, 1 की जगह 1 है, प्लस की जगह प्लस है, लेकिन यहाँ पे है बीटा और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2 अल्फा। क्या लिखा हुआ है? 2 अल्फा। इसका मतलब ये दोनों समीकरण है तो बराबर, लेकिन तो जब ये बराबर है तो बीटा की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 अल्फा। तो बीटा किसके बराबर होगा? 2 अल्फा के बराबर होगा।
तुलना करने पर हमें मिल गया कि जो बीटा का मान आ रहा है वो 2 अल्फा के बराबर होगा। तो हम इसको समीकरण नंबर 4 नाम दे देते हैं। तो हमें बीटा बराबर 2 अल्फा मिल गया। अभी तो बीटा बराबर 2 अल्फा मिला है, हमें तो आगे सिद्ध करना है आयतन प्रसार के सूत्र से भी। तो उसके लिए देखो क्या करना है, यहीं पे ऐड कर देता हूं मैं। उसके लिए अब हम नेक्स्ट इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे कि जो घन है, घन का प्रारंभिक आयतन V नॉट हो तो डेल्टा टी ताप वृद्धि करने पर अंतिम आयतन V हो जाता है। अंतिम आयतन कितना हो जाएगा, V हो जाता है। तो आयतन प्रसार के सूत्र से, आयतन प्रसार के सूत्र से V बराबर V नॉट 1 प्लस और आयतन प्रसार गुणांक क्या होगा, गामा डेल्टा टी। डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा, डेल्टा टी। समीकरण नंबर 5 नाम दे देंगे इसे। अब इसकी भी तो तुलना करनी पड़ेगी। इसकी तुलना करने के लिए आयतन, अगर कोई घन है, घन तो उसका आयतन कैसे निकालेंगे अपन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यानी अगर उसकी लंबाई भी L नोट है, चौड़ाई भी L नोट है, ऊंचाई भी L नोट है, तो आयतन क्या हो जाएगा, L नोट गुणा L नोट गुणा L नोट। अगर तापमान में वृद्धि कर देंगे तो लंबाई L हो जाएगी, तो L गुणा L क्यूब हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 का क्यूब करने पर, यानी घन करने पर यानी इसका क्या करेंगे अपन, घन लेंगे। इसका क्या लेंगे, घन। तो घन लेने का मतलब है यहाँ L की घात कितनी हो जाएगी, 3, L नोट की घात कितनी हो जाएगी, 3, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और इसके ऊपर घात कितनी लग जाएगी, 3। क्योंकि आयतन है तो हमें घन करना है, और अगर क्षेत्रफल ले रहे थे तो क्या कर रहे थे, वर्ग कर रहे थे समीकरण नंबर 1 का। तो L क्यूब बराबर L नोट क्यूब प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। यहाँ L क्यूब को अपन क्या लिख सकते हैं, L क्यूब को अपन लिखेंगे V, और L नोट क्यूब को क्या लिखेंगे, V नोट। क्या लिखेंगे, V नोट। तो क्या बन गया ये, V बराबर V नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। होल क्यूब लगा हुआ है, इसका मतलब हमें a प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र आना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस सूत्र, जो ये a प्लस बी का होल क्यूब है, इसको हम इस सूत्र के रूप में खोलेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखो v बराबर v नोट, इस ब्रैकेट को खोला, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, b का क्यूब यानी अल्फा डेल्टा टी, अल्फा का क्यूब डेल्टा टी का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और b तो ये आ जाएगा अल्फा डेल्टा टी, प्लस 3a कितना है, 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और फिर b का स्क्वायर बोले तो अल्फा डेल्टा टी का वर्ग, अल्फा स्क्वायर और डेल्टा टी का स्क्वायर लिख दिया। लिखने के बाद में अब आप यहाँ देखो, अल्फा हमने क्या माना था, बहुत छोटा होता है, अति अल्प होता है, और इसके ऊपर घात 3 लग रही है, और यहाँ पर घात 2 हो रही है। तो हम इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को क्या कर देंगे, नगण्य मानेंगे, क्योंकि इन पे घात हो रहा है और घात 3 हो रही है, इस पर घात 2 हो रही है, तो इनके मान और भी छोटे हो जाएंगे। तो छोटे हो जाएंगे तो नगण्य हो जाएंगे, नगण्य हो जाएंगे तो इसको भी 0 मान लेंगे, इसको भी 0 मान लेंगे। तो v बराबर v नोट 1 प्लस क्या बचा, केवल 3 अल्फा डेल्टा टी बचा। इसको अपन समीकरण नंबर नाम दे देंगे यहाँ पे 6। क्या नाम दे देंगे, 6 दे देंगे। अब समीकरण नंबर 6 की तुलना हम करेंगे समीकरण नंबर 5 से। किससे करेंगे, समीकरण नंबर 5 से। तो लिखेंगे समीकरण 6 की तुलना समीकरण 5 से करने पर, समीकरण 5 से करने पर
तो देखो समीकरण नंबर 6 की तुलना अगर समीकरण नंबर 5 से करेंगे तो v की जगह v है, v नोट की जगह v नोट है, 1 की जगह 1 है, प्लस गामा की जगह 3 अल्फा है, और ये दोनों मान क्या है, बराबर है। तो गामा बराबर क्या आ जाएगा, 3 अल्फा, गामा बराबर 3 अल्फा। तो हमें एक संबंध और मिल गया, गामा बराबर क्या मिल गया, 3 अल्फा मिल गया, गामा बराबर 3 अल्फा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। इसी तरीके से आपको आपके एग्जाम वाली कॉपी में लिख के आना है, ठीक है। अब देखो तुलना करने पर हमें मिल गया कि गामा बराबर जो होगा वो 3 अल्फा के बराबर होगा। गामा बराबर कितना होगा, 3 अल्फा। तो इसको अपन समीकरण नंबर नाम दे देते हैं 7। तो समीकरण नंबर 4 में कितना लिखा हुआ है, बीटा बराबर 2 अल्फा, और समीकरण नंबर 7 में गामा बराबर क्या लिखा हुआ है, 3 अल्फा। तो समीकरण नंबर 4 व 7 से क्या होगा, गामा बराबर 3 अल्फा और बीटा बराबर 2 अल्फा। तो अगर यहां हम लिखें अल्फा, बीटा और गामा, तो हमें अल्फा, बीटा और गामा का अनुपात निकालना है। तो अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा, अल्फा तो अल्फा ही रहेगा, बीटा का मान समीकरण नंबर 4 से बीटा का मान 2 अल्फा आया, समीकरण नंबर 7 से गामा का मान 3 अल्फा आया। अल्फा से अल्फा कटेगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3। इसका मतलब अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा का जो अनुपात आया वो कितना आया, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि अल्फा 1 होगा तो बीटा 2 होगा। बीटा मतलब क्षेत्रीय प्रसार में क्या होता है, क्षेत्रीय प्रसार में यानी एल और एल में वृद्धि होती है, 2 डायमेंशन में वृद्धि होती है, और आयतन में 3 डायमेंशन में वृद्धि होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में। तो इस तरीके से इसका जो संबंध आता है, जो इनका अनुपात आता है वो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 आता है। तो एग्जाम में अगर आपसे अल्फा, बीटा और गामा में अनुपात पूछा जाए तो अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 आएगा। सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो जैसे मैंने आपको बताया ऐसा कैसा आपको लिखना है, ठीक है। और एक बार मैं वापस से इसे एक बार रिपीट करूं तो आपको क्या करना है, एक घनाकार वस्तु लेनी है, उसकी लंबाई प्रारंभिक एल नोट लेनी है, क्षेत्रफल ए नोट लेना है, आयतन वी नोट लेना है। डेल्टा टी तापमान में वृद्धि करेंगे तो उसकी अंतिम लंबाई एल हो जाएगी, अंतिम क्षेत्रफल ए हो जाएगा, अंतिम आयतन वी हो जाएगा। अब यहाँ पे सूत्र का उपयोग करते हुए एल बराबर एल नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होगा, ए बराबर ए नोट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी होगा, और वी बराबर वी नोट गामा डेल्टा टी होगा। यहाँ पे जो समीकरण नंबर 1 है यही यहाँ पे पूरा जो है इम्पोर्टेंट रोल इसी का ही है। समीकरण नंबर 1 का वर्ग करेंगे और क्षेत्रफल वाले सूत्र से तुलना करेंगे, फिर समीकरण नंबर 1 का घन करेंगे और फिर आयतन वाले सूत्र से तुलना करेंगे, तो हमें यहाँ पर संबंध मिलेगा। अल्फा बराबर पहले तो हमें बीटा बराबर 2 अल्फा मिलेगा और नेक्स्ट से हमें गामा बराबर क्या मिलेगा, 3 अल्फा मिलेगा। तो इसको रख के देखेंगे, तीनों का अनुपात निकालेंगे तो अनुपात मिलेगा 1 अनुपात 2 अनुपात 3। तो इस तरीके से हमने संबंध स्थापित कर लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसे ही मैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।